खुशामदीद। शाम के 5 बज चुके हैं और प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मबनी खास प्रोग्राम और कुछ बड़ी खबरों या जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। मौजूदा सलामती सूरत हाल पर दिल्ली के अंदर इजलास और जम्मू कश्मीर के अंदर हलचल, इस ताल्लुक से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले तय फॉर्मेट के मुताबिक वो 5 खबरें आपके सामने रखनी है जो आज सबसे ज्यादा पढ़ी और देखी जाती हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सबसे ज्यादा इन खबरों को देखते और पढ़ते हैं या इन पर सबसे ज्यादा फीडबैक देते हैं। तो शुरुआत टॉप 5 की करेंगे भारत पाकिस्तान के दरमियान एक पेशरफ्त के साथ होने वाली खबर की, क्योंकि सरकार की जानिब से 17 से 28 जून तक जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के वफूद के साथ गैर जानिबदार माहिरीन के दौरे के पेश नज़र आज बाज़ाब्ता तौर पर 25 राब्ता अफसरान को जिम्मेदारियां दी हैं, उनको तकर्रुर कर दिया है और एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें तमाम JKS अफसरान से कहा गया है कि वो बिलतरतीब मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जम्मू और श्रीनगर के दफ्तर में दौरे के दौरान फराइज और जिम्मेदारियों से मुतल्लिक जानकारी के लिए रिपोर्ट करेंगे। और तफसीलात के मुताबिक माहिरीन का दौरा सिंध तास मुआहिदे के दफात के तहत है, यानी इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी की तकसीम का एक मुआहिदा है जिसे आलमी बैंक ने दरियाए सिंध और इससे मुआविन नदियों में दस्तयाब पानी को इस्तेमाल करने के लिए तरतीब दिया है और बातचीत की है। ये पहला मौका नहीं है जब वफूद इस तरीके से एक दूसरे के ममालिक में जाएं। इससे पहले भी पाकिस्तान का एक वफद खिता चिनाब आ चुका है और इस बार जब दौरा होगा इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो इकदाम उठाए जाएंगे उनमें अहम तरीन पेशरफ्त होगी। इंतजामिया ने अफसरान को जिम्मेदारियां दे दी हैं। दूसरी खबर हज के हवाले से दुनिया भर से 20 लाख से जायद हुजाज इकराम मनासिक हज के पहले मरहले में मिना में क़याम के बाद रुकन आज़म या वकूफ़ अरफा के लिए अरफात पहुंच गए हैं। आज़मीन अरफात के मस्जिद निमरा से खुतबा भी सुना है और नमाज ज़ोहर और असर के साथ जो कि कसर के साथ अदा करेंगे। और मस्जिद हराम के इमाम व खतीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद जिनने खुतबा पेश किया है, खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 50 जबानों में नश्र किया गया। अरफात में मस्जिद नबवी के बाद मक्का मुकरमा के इलाके की दूसरी जो बड़ी मस्जिद निमरा है, हुजाज इकराम के इस्तकबाल की तैयारियां पहले से मुकम्मल की गई थी और आज सऊदी अरब में माह ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख को हज़ारों आज़मीन ज़ोहर और असर की नमाज मस्जिद निमरा में इकट्ठे अदा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद में ज़ोहर की नमाज के वक्त में ही असर की नमाज भी अदा की जाती है। और मस्जिद निमरा में मस्जिद हराम के इमाम व खतीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद ने आज खुतबा हज दिया। डॉक्टर शेख माहिर बिन हमद ने खुतबा हज में कहा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अरकान इस्लाम की पैरवी में ही हिदायत मौजूद है। अल्लाह ने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल का हुक्म दिया और इमाम व खतीब मस्जिद हराम का ये भी कहना था कि नमाज बुराई से बचाती है, शैतान के वसवसों से खुद को महफूज रखने की ज़रूरत है और ज़रूरतमंदों की मदद भी वक्ती तौर सिर्फ नहीं की जानी चाहिए, हर वक्त उनका ख्याल रखा जाए। तो ये मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है, दूसरा दिन है, मजीद इस पर नजर हमारी रहेगी। तीसरी खबर वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली अहम तरीन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जरूरी मुरम्मती काम के पेश नज़र रात को बंद रहेगी। 15 और 16 जून के दरमियानी शब ट्रैफिक की नकलो अमल मुकम्मल तौर बंद रखने का फैसला लिया गया है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक इस दौरान किसी भी गाड़ी या माल मवेशी के झुंड को कौमी शाहराह पर चलने की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर एक्स पर भी पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मौसूला इतला के मुताबिक नेशनल हाईवे पर नाशरी और बनिहाल के दरमियान 15 और 16 जून के दरमियानी शब जरूरी मुरम्मती काम अंजाम देना है, जिसके पेश नज़र इस दौरान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो अमल मुकम्मल तौर बंद रहेगी। साथ ही इस दौरान कौमी शाहराह पर आज शाम 6 बजे से किसी भी गाड़ी या मवेशी के झुंड को काजीगुंड से रामबन की तरफ चलने की इजाजत नहीं होगी, जबकि इसी तरीके से नेशनल हाईवे पर नगरोटा जम्मू से यानी 5 बजे के आसपास पाबंदियां लग चुकी हैं और 6 बजे से किसी भी मवेशी के झुंड को या गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। तो इस सूरत हाल पर मुसलसल अपडेट ट्रैफिक को काम कर रही है। चौथी खबर रेलवे के हवाले से, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक दरियाए चिनाब पर बनाए गए दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे पुल के जरिए रामबन से रियासी तक ट्रेन सर्विस जल्द शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल ट्रेनें कन्याकुमारी से कटरा तक रेलवे के जरिए चलती हैं, जबकि खिदमात वादी कश्मीर में बारामूला के संगलदान तक चलती रहेंगी। रियासी के डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन के मुताबिक ये जदीद दुनिया का इंजीनियरिंग का कमाल है। जिस दिन ट्रेन रियासी पहुंचेगी वो दिन जिले के लिए गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा। उनके मुताबिक ये 22 से फख्र लम्हा होगा, क्योंकि तमाम इंजीनियर्स जिन्होंने कमाल कम वक्त में कर दिखाया है और दुनिया का 8वां अजूबा है,
पुल, हवा की रफ्तार और उसकी ताकत हैरत अंगेज है। सही तारीख नहीं बताई जा सकती, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद जाहिर करते हुए जरूर कहा है कि रेलवे हुकाम ने हाल ही में रामबन जिले में संगलदान और रियासी के दरमियान नई तामीरशुदा रेलवे लाइन और स्टेशनों का वसी मुआयना किया और डिप्टी चीफ इंजीनियर कोंकण रेलवेज जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि प्रोजेक्ट बहुत चैलेंजिंग था। दूसरी जानिब मरकजी सरकार की तरफ से 125 दिन का जो एजेंडा सेट किया गया है, उसमें भी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसका आधा अधूरा काम बचा है, उस प्रोजेक्ट को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। काम में तेजी लाने के लिए कहा गया, जिसका मतलब यह है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर बहुत जल्द मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ ट्रेन आपको जोड़ते हुए या रेल राब्ता जो हमगीर मौसम होगा, आप इस बार वो बहुत जल्द कंप्लीट होते हुए देखेंगे। और कुछ खबरें ये भी हैं कि असेंबली इंतखाबात से पहले इस तरह की पेशरफ्त हो सकती है, जिसकी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। टॉप 5 में 5वीं खबर हमने आज चुनी रियासी, क्योंकि रियासी जिले के अंदर मुसाफिर बस पर मिलिटेंट हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पोनी के स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रमोद सिंह को तब्दील कर दिया है, ट्रांसफर हो गया है। और हुकाम के मुताबिक ये फैसला हमले से कबल इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाई में गफलत का हवाला देते हुए किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंस्पेक्टर सुमन सिंह को एसएचओ पोनी मुकर्रर कर दिया है। इंस्पेक्टर सुमन सिंह को फौरी असर से पोनी का नया एसएचओ मुकर्रर करने के अहकामात सादिर किए जा चुके हैं। इंस्पेक्टर सिंह पर हमले से पहले मालूमात पर कार्रवाई करने में लापरवाही का इल्जाम लगाया गया है, यानी जिससे ये बात समझ में आती है कि रियासी के अंदर जो कुछ हुआ वो पहले से तय था, लेकिन सिक्योरिटी इदारों की वार्निंग्स या उनकी खबरदार करने के बावजूद भी मुतलका अफसर ने लापरवाही बरती। मुबैना तौर एहतियाती तदाबीर में कोताहियों की भी बात कही गई है। 9 जून को रियासी जिले में शिवकोड़ी से कटरा की तरफ एक यात्री बस जा रही थी, जिस पर हमला हुआ था। 9 यात्री अपनी जान गंवा बैठे थे, 7 जो गैर रियासती थे और ड्राइवर और कंडक्टर ने भी अपनी जान इस हादसे में गंवा दी थी। तो इस हादसे के बाद से बैक टू बैक कुछ ऑपरेशंस चले, कुछ कार्रवाइयां हुई, उसके बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अलर्ट जारी किया। ये सारा सिलसिला यूनियन टेरिटरी के अंदर चलता रहा। इस पर मजीद आगे चलकर बात होगी, लेकिन यहां से आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर की सियासत पर बात करेंगे। लोकसभा इंतखाबात जहां तकरीबन आप अंदाजा लगाइएगा या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदादोशुमार को मानकर चलेंगे तो कुल मिलाकर 60% के आसपास लोगों ने वोट डाले और अच्छी खासी तादाद में शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर, जम्मू सूबे के अंदर, वस्ती कश्मीर, दीगर इलाकों में जहां जहां वोटिंग हुई अच्छी खासी परसेंटेज में लोग बाहर आए। लेकिन अब तमाम तैयारियां लोकसभा इंतखाबात के बाद असेंबली इंतखाबात की हो रही है और आगाज इसी खबर के साथ कि एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर के शहरियों को मिल रही है। जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर असेंबली इंतखाबात की तैयारियां इस वक्त शुरू हो गई हैं और बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर इंतजामिया को जो इकदामात अब तक इस सिलसिले में किए जा रहे थे वो जारी रखने के लिए कहा गया है। असेंबली इंतखाबात कराने के अमल को जारी रखने का फैसला लिया गया है और 30 सितंबर से पहले आप सब जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर असेंबली इंतखाबात कराने का अदालत उज़्मा की जानिब से 11 दिसंबर 2023 को जो फैसला सुनाया गया उसमें 370 की मनसूखी से मुतल्लिक फैसला सुनाया जा रहा था। लेकिन असेंबली इंतखाबात जिस पर बैक टू बैक कई अर्जियां दायर की गई, सवाल हुकूमत से किए गए और जवाब भी दिया जाता रहा। आज ये सूरत हाल है कि जो अब तक पेशरफ्त होती रही, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि उन्होंने अपने हिसाब से काम शुरू कर दिया है, लेकिन सरकार के ग्रीन सिग्नल का उन्हें इंतजार है। तो बाज़ाब्ता तौर पर यह एक अहम तरीन और मुस्बत पेशरफ्त नजर आ रही है कि मरकजी वजारत दाखिला हो, इसके अलावा दीगर तमाम मुतलका एजेंसियां हों, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इस वक्त तमाम तर कोशिशें जो की जा रही थी उसको जारी और सारी रखने का फैसला लिया गया है। दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार असेंबली इंतखाबात अगर सितंबर से पहले होते हैं तो ये 10 साल की तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात देखेगी, जहां पर आपको याद होगा कि जून जुलाई 2014 में आखिरी मर्तबा असेंबली इंतखाबात हुए थे। उसके बाद कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यूटी के अंदर ओवरऑल सिचुएशन ऐसी रही, साबिका रियासत मौजूदा यूटी के अंदर, जहां पर हमने हालात बदलते हुए देखे, सूरत हाल को यकसर तब्दील होते हुए देखा, कुछ बड़े फैसले हुए और 2014 से 19 के दरमियान असेंबली तहलील हुई, गवर्नर रूल रहा, ये सारा सिलसिला हमने देखा। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी ज्वाइन कर चुके हैं और साथ साथ कांग्रेस के तर्जुमान कपिल जी भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के साथ साथ पार्टी वाइज अब जब हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं तो इस ताल्लुक से भी बात करनी है। ये जानने की कोशिश होगी कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जो वोट शेयर अच्छा रहा, लेकिन किस पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रही और कुछ पार्टियों के लिए शायद असेंबली चुनाव से पहले अच्छी खबरें ना हो। इशफाक, ये जो अब तक कोशिशें हो रही थी, खबर है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है और इशारा इस बात की तरफ एक केंद्र सरकार का, मरकजी सरकार का आज का ये हुक्म है जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दिया गया कि अब तक चाहे आपने 5%, 10%, 15% कोशिशें की हैं, उनको फिलहाल जारी रखा जाए, रोका ना जाए। तो वो जो खदशात अलग अलग पार्टीज के थे जो वो कह रही थी
जिसमें साबिक फौजी सरबराह के बयान को भी जोड़कर देखा गया, रिएक्शन उस पर बड़ा सख्त आया मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से। उन खदशात को आज वाली इस कोशिश और हिदायत ने शायद बहुत हद तक दूर कर दिया है। देखिए, बिल्कुल आसिफ, जो खदशा पैदा हो गया था जम्मू की सूरत हाल को देखते हुए, जिस तरीके की सिक्योरिटी सिचुएशन उभर रही थी, और इस बीच जनरल मलिक साहब का बयान सामने आया था, और फिर कुछ और लोग भी इस तरीके की बातें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर कर रहे थे कि शायद हालात वाक़ात ऐसे हैं कि चुनाव नहीं हो सकते और शायद मौखर हो सकता है। लेकिन उन सभी चीज़ों के बरक्स हमने देखा कि जब ये इतला हमें मिली कि मरकज़ी वजारत दाखिला ने इशारतन नहीं बल्कि खुलेआम जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को कहा कि अमरनाथ यात्रा तो चालू रहेगी, वो अपने मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगी, लेकिन आपने इलेक्शन की तैयारियों में भी लगे रहना है। और ये भी हमारे पास इतलात है कि जो कल अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, जिसकी सरबराही कल दाखिला वजीर साहब करेंगे, तो वहां पर भी दो मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो सिक्योरिटी सिनेरियो डिस्कस किया जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा का भी डिस्कशन जरूर होगा, लेकिन साथ साथ उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होंगे, तो कहीं ना कहीं एक सेंस और एक यूनानिमस वॉइस पैदा करने की कोशिश की जाएगी ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा तरीके से इंतखाबात हो सके। तो कुल मिलाकर जो अफवाहों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म था, वो आहिस्ता आहिस्ता एक बार थमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इंतजार अब होगा कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। लेकिन सियासत में कब क्या होगा कहना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अदालत उस्मा का हुक्मनामा अपनी जगह ज़रूर है, जिसमें यह कहा गया कि सितंबर तक आप इंतखाबी दंगल को मुकम्मल करें। लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुलेआम पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने सिर्फ इशारों में यह बात कही कि उन्होंने आंखों में चमक देखी है, एक जुमला ये भी था। एक जुमला ये था कि बहुत जल्द अवामी हुकूमत होगी। फिर जब लोकसभा के इंतखाबात हुए तो उन्होंने ये कहा कि अब उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ऐसन तरीके से और पुरअमन तरीके से लोकसभा के इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं, बहुत जल्द अवामी हुकूमत होगी। ये जो बहुत जल्द वाला मामला है, ये थोड़ा सा पेच घुमा दे रहा है, क्योंकि अगर वो ये कहते कि हाँ जी सितंबर तक इंतखाबात होते तो ऐसा लगता है कि ऑल इज वेल, सब कुछ लाइन में है। लेकिन ये जो बीच का रास्ता इलेक्शन कमीशन भी ले रहा है, उससे सवालात पैदा हो रहे हैं, और ये सवाल बार बार जो सियासी जमातें हैं वो उठा रहे हैं। लेकिन हमें ये ज़रूर उम्मीद है, जिस तरीके के हमारे ज़राया हमें खबर दे रहे हैं कि सितंबर के वस्त तक पूरा निज़ाम सेट होकर इंतखाबी दंगल जो है वो सज जाएगा, क्योंकि लगभग वजारत दाखिला, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म दफ्तर इस बात पर मुत्तफिक है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन इससे पहले पार्टी वाइज भी हम जरा डिस्कशन करें। कपिल जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया कपिल जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो अब एक सेंस बनाई जा रही है कि ठीक है जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ, अगर आप कह रहे हैं कि जम्मू प्रोविंस के अंदर ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक पेशरफ्त हुई है सेंटर की तरफ से। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया कि तैयारियां जो आप कर रहे हैं या किसी भी तरीके से कोई डेवलपमेंट हो रही है उसको कंटिन्यू करें। कांग्रेस पार्टी कैसे इस बदलती हुई सिचुएशन और जम्मू कश्मीर के अंदर आप जो मांग कर रहे थे लगभग चीजें वैसी जा रही हैं, तो पॉजिटिव सेंस में आप भी इसको देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी जम्मू कश्मीर की जनता की, और सभी अपोजिशन पार्टीज ने एक साथ होकर, एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बार बार गुहार लगाई कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शन, चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। और इस बाबत अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई कदम उठाता है तो कदम स्वागत योग्य है। और इसके साथ मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी सुरक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, गृह मंत्रालय को कड़ा संज्ञान ले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन में जिस तरह से आज हम स्थितियां देख रहे हैं कि आतंकवाद एक बार फिर से जम्मू के अंदर, खसूसी तौर पे पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर और जम्मू में भी पिछले साल आपको पता है कि एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ड्रोन हमला हुआ। तो ऐसी स्थितियां जो बनी हुई हैं, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर्स हैं, उनको जल्द से जल्द इलेक्शन के बाबत जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम ये कहते हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर कंडक्ट करवाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि जिस तरह से डिलिमिटेशन हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर और जिस तरह से तोड़फोड़ की गई सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, उसके बावजूद
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी और सभी लगभग अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना गुस्सा जाहिर किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर उंगलियां उठाते हुए सभी ने यह कहा कि यह गलत हुआ है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर ठीक है, ये इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर और सरकारी सतह पर, इस पर फैसले होने हैं। लेकिन जब हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो खबर ये भी है कि इस वक्त कुछ एक पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर शायद मुश्किल में भी है। उनमें कांग्रेस की जराये भी हमें बता रहे हैं कि पार्टी इस वक्त दो धड़ों में तकसीम हो रही है। मौजूदा क़यादत पर सवाल उठ रहे हैं और उठे भी क्यों ना। लोकसभा इलेक्शन में जहां पर दो कैंडिडेट जम्मू के अंदर इंडिया अलायंस के थे, दोनों हारे, उसमें कांग्रेस का क्या रोल है उस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। और मुमकिन है कि आइंदा हफ्ते बड़ी तब्दीली हो, जो हमारे सोर्सेज इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं कि कई सीनियर लीडरान जो कि हाईकमान के साथ, जिन्होंने मकतूब भी रवाना किया है, खत लिखा गया है जिसमें बहुत सारी चीजें जो पार्टी सतह पर जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ कमजोरियां रही हैं, वीकनेस रही है, उसको उजागर करने की एक कोशिश हुई है। इससे पहले कपिल जी मैं आपके पास आऊं, इशफाक, ये अगर इस तरह की कोई विद इन कांग्रेस कोई फूट पड़ती है या पड़ती दिखाई दी है, बहुत सारे लोग नाराज हैं, पार्टी प्रेसिडेंट का जो रोल है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये बड़ी शायद एक तरह से कांग्रेस के लिए, जब गुलाम नबी आजाद छोड़कर गए थे, थोड़ी देर में उन पर भी बात करेंगे, लेकिन उस वक्त से ज्यादा ये वाला मुसीबत वाला वक्त शायद कांग्रेस के लिए आ रहा है। देखिए, कांग्रेस अगर आप देखेंगे फ्रॉम द डे 80s इसी तरीके से मुख्तलिफ खीमों में बढ़ती हुई जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आई है। और चाहे वो पीरजादा मोहम्मद सईद साहब का टेन्योर था, गुलाम रसूल कार साहब का टेन्योर था, या उसके बाद भी जब लोग आए टिल गुलाम नबी आज़ाद तक, थोड़ा बहुत उसमें हमने देखा कि ग्रुपिज्म थोड़ा सा ख़त्म हुआ था। और जी मीर के पहले वाले टेन्योर में ग्रुपिज्म था, दूसरे वाले टेन्योर में थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा बहुत वो ब्रीदर है इसमें। लेकिन एक बार फिर ये खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर जो है वो नाराज़ है अपनी क़यादत से, जम्मू कश्मीर की क़यादत से। और यही वजह है कि उन्होंने ख़त नहीं लिखे बल्कि करारदादें मंजूर करके मरकज़ी कांग्रेस को भेज दी है। खुद राहुल गांधी से कुछ लोगों की मुलाकातें हुई हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स से उनकी मुलाकातें हुई हैं, और उनका यही मानना है कि जिस तरीके की सूरत हाल उभर रही है और जिन मुश्किलात का सामना कांग्रेस को आने वाले दिनों में करना है उसका निपटारा किया जाए पहले ही, और जो क़यादत की लड़ाई है उसको ख़त्म करके एक ऐसा यूनानिमस फेस सामने रखा जाए जो पूरी कांग्रेस को ले चले। तो ये बात सही है, कांग्रेस हमेशा इस तरीके से रहा है, लेकिन अगर अब की बार कांग्रेस में ये डिवीजन बढ़ा तो अगर इस बीच चुनाव भी हुए तो नुकसान बहुत ज्यादा कांग्रेस को ग्राउंड जीरो पर उठाना पड़ेगा। कपिल साहब, कांग्रेस कोई मंथन कर रही है इन चीजों पर? लोकसभा इलेक्शंस में वोट ज्यादा लेने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आपकी पोजीशन काफी मजबूत है, मुस्तहकम है। हमारे जो कंफर्म सोर्सेज हैं विद इन पार्टी बहुत सारी चीजें ठीक नहीं है, ना खुश होना और यहाँ की क़यादत को, यहाँ की लीडरशिप को छोड़कर दिल्ली पहुंचना शायद ये बताता है कि विद इन पार्टी बहुत सारी चीजें इस वक्त आपके खिलाफ भी जा रही हैं। कैसे मुहासबा आप कर रहे हैं इस वक्त एज ए पार्टी? आज ही कांग्रेस का कन्वेंशन हुआ और मैं वहीं से अभी आ रहा हूं। कांग्रेस जो है, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट हैं और आज वहां पे रेजोल्यूशन भी डाला गया आतंकवाद के खिलाफ, और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाने के लिए रेजोल्यूशन डाला गया और सभी ने एक मत से उसका समर्थन किया है। और कांग्रेस एकजुट है। ठीक है, कभी कभार कांग्रेस में, जैसे कि अशफाक जी ने कहा कि पीछे कांग्रेस ने थोड़ा दौर देखा, उसमें बड़े नेता छोड़ के चले गए और फिर वो बड़े नेता वापस भी आए। गुलाम नबी आजाद जी की पार्टी में जो लोग चले गए थे उसमें से अब 90% से ज्यादा नेता जो है वो कांग्रेस में वापस आ चुके हैं और कांग्रेस रिवाइव हो चुकी है। कांग्रेस जो है उसका आधार है जनता, और कांग्रेस की जो रीढ़ की हड्डी है वो है कांग्रेस का कार्यकर्ता। जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को कोई हिला नहीं सकता, कांग्रेस को कोई डिगा नहीं सकता। तो ये जो कपिल साहब, ये 25% के आसपास भी कांग्रेस, जो हमारे आदादो शुमार हैं, जो हम अपनी जगह रिसर्च कर पाए हैं, इन लोकसभा इलेक्शंस में जितना तकरीबन बीजेपी ने वोट लिया उतना ही आपने, लेकिन वो भी कश्मीर प्रोविंस को मिलाकर जहां बीजेपी स्टैंड नहीं कर रही थी या कम वोटर्स थे। मुतमईन हैं आप इस परफॉर्मेंस से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर रीजन में कोई भी अपना कैंडिडेट नहीं दिया, और जो जम्मू कश्मीर में हालात सुधारने की बात करती है पार्टी, और जम्मू कश्मीर में अपना आधार बढ़ाने की बात करती है पार्टी, उसने जम्मू के अंदर तो 2 कैंडिडेट दिए और जिनके साथ उनका ना प्री पोल अलायंस था, ना उनके वो कोलिशन पार्टनर्स थे, फिर अंदर से उन्होंने उन लोगों को समर्थन दिया। वो ए टीम, बी टीम, सी टीम
भारतीय जनता पार्टी की, जो हम अक्सर कहा करते थे, वो कम से कम इस इलेक्शन में सबको पता चल गया कि वो भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, मेरा सवाल था आप संतुष्ट हैं अपनी परफॉर्मेंस से? और जिस तरह से, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, और जिस तरह से जम्मू के अंदर डिलिमिटेशन करके भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ फोड़ करके सीटें जो है अपनी मन मुताबिक करने की कोशिश की, यहां पे भारतीय जनता पार्टी का मेजॉरिटी वोट बैंक था, उस लिहाज से उन्होंने डिलिमिटेशन करके अपनी सीट बनाई। और उसके बावजूद आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी लगभग हार के कगार नजर आती है, क्योंकि अगर आप 1,37,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो आप सोच सकते हैं कि कितना नैरो मार्जिन है। 60-70 हजार वोट अगर असेंबली इलेक्शन में, 80,000 वोट अगर असेंबली इलेक्शन में वही भारतीय जनता पार्टी की ओर से खिसक कर अगर कांग्रेस में आ जाएगा, अच्छा जी, तो कपिल कांग्रेस जो है साहब, जम्मू बड़ा के इंपॉर्टेंट अंदर, एक चीज कश्मीर है, के अंदर इसको भी आज तो आपने वो भी सभी एनालाइज सीटों के किया ऊपर होगा, बढ़त ये बनाती जो हुई नजर आ रही अर्बन है। और रूरल वोटर है इनकी सोच में काफी ज्यादा फर्क है, और फिर डिवीजन ऑफ वोट जिस तरीके से हुआ है उसमें क्या कांग्रेस को लगता है कि उनकी कहीं जीत है, या एक वेव जो थी वो भी काम नहीं आई, जो बताया जा रहा थी एंटी इनकम्पेंसी वेव है जी दोनों एमपीज के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों एमपीज ने टेकअप किया सीट को। नंबर एक। नंबर दो, जो बुनियादी सवाल था, क्या आज के दिन में कांग्रेस यूनाइटेड है या हिस्सों में बटी हुई है? जो खबर हमारे पास है, राहुल गांधी से मीटिंग हुई है, हमारे पास खबर है प्रियंका वाड्रा गांधी से मीटिंग्स हुई हैं, हमारे पास खबर है कि और भी कुछ सीनियर लीडर्स के साथ कंटिन्यूस एफर्ट्स किए जा रहे हैं, और ये बताया गया है दिल्ली से कि ईद के बाद मेजर डिसीजंस ऑन कार्ड है जो देखे जाएंगे कांग्रेस के अंदर। मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। मैं कांग्रेस, हमारी पार्टी इसलिए मुतमईन, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव जिस तरह से लड़ा गया पार्लियामेंट का, धन बल छल से, एजेंसीज को कॉन्फिडेंस में लेके, और मीडिया में एक हवा फैलाने की कोशिश की गई, एजेंसीज के द्वारा एक हवा फैलाने की कोशिश की गई, जनता को गुमराह करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी ही आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ही दोबारा वापस आ रही है सरकार। तो ऐसे हथकंडे अपनाकर जब कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने की कोशिश करती है और उसके बाद वो मेजॉरिटी में ना आ पाए, तो ये निश्चित रूप से उसकी हार माना जाएगा। और जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस के डेलीगेशंस दिल्ली में जाके मिले, कांग्रेस के डेलीगेशन अक्सर अपने सीनियर लीडरशिप से दिल्ली में जाकर मिलते रहते हैं, और कांग्रेस जो है वो एक मत है, यूनाइट है। मैं आपसे कह रहा हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ अगर कोई अच्छी खबर इस वक्त नहीं है कुछ खेमों से, तो उनमें इशफाक गुलाम नबी आज़ाद की भी पार्टी है, और खबर यह है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लिए भी कुछ दिनों के बाद शायद बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, और वो इसलिए क्योंकि पार्टी के कुछ बड़े लीडर्स छोड़कर जा सकते हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के कई लीडरान जो दीगर जमातों के साथ और बिलखुसूस हमारे जराये के मुताबिक कांग्रेस के साथ राब्ते में है, और कई पार्टी लीडरान चंद दिनों के अंदर एक झटका पार्टी सरबराह या तंजीम को दे सकते हैं। दीगर पार्टियों के साथ राब्ते में होने का मतलब है कि असेंबली इलेक्शन से पहले लोकसभा इलेक्शंस में जो परफॉर्मेंस रही है उससे ये लोग मुतमईन नजर नहीं आए, और जिस तरीके से तीनों सीटों पर जम्मू के अंदर शायद कोई आधार नहीं था, लेकिन साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर जैसे अपने उम्मीदवार खड़े किए गए, खासतौर से जम्मू चिनाब वैली के अंदर भी नजर थी, जहां पर पार्टी पर काफी सवाल उठे और पार्टी लीडरान की या जो उम्मीदवार थे उनकी जमानतें जब्त हुई। इसी तरीके से कश्मीर की 2 सीटों पर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी कोई वजूद ही शायद नजर नहीं आता था। ओवरऑल इस बदलती हुई सिचुएशन को और उस पार्टी का इश्फाक कैसे आप फ्यूचर देखते हैं जिसको अभी 2 बरस भी पूरे नहीं हुए हैं? गुलाम नबी आज़ाद वाली जमात के लिए आने वाले दिन थोड़े से सख्त और मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि अभी जो हमारे पास इतलात है तकरीबन 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो 2 जमातों के साथ राब्ते में हैं। स्टेट लेवल की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके राब्ते मजबूत है, और दिल्ली में भी उनके राब्ते जो है कांग्रेस के साथ मजबूत हुए हैं। और हमारे जो कंफर्म सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। ये जो टॉप लीडर्स हैं जिन्हें बैकबोन माना जा रहा है प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का, वो पार्टी को खैरबाद कह सकते हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने
कैटेगोरिकली इसको डिनाइल भी नहीं किया और ना ही इसको एंडोर्स किया, बल्कि ये ज़रूर कहा कि देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी मुमकिन हो सकता है और पॉलिटिक्स में हर एक चीज़ को देखा जाता है कि फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है, और अगर हमें लगता है कि फ्यूचर स्ट्रेटजी सही है तो हम टिके रहेंगे। अगर हमें लगा कि हमारे लोगों के लिए फ्यूचर स्ट्रेटजी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने कहीं और जाना होगा, तो हम लोगों के साथ मशवरा करके वहाँ जा सकते हैं। ये कुछ लीडर्स का मानना है। यानी जो खबर हमने सुबह ब्रेक की थी कि प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, उनके लिए आने वाले दिन सख्त हो सकते हैं, वो शाम होते होते हमारे पास कंफर्म हो रही है। क्यों? जिन लीडरों का हमारे पास नाम था, एक एक करके कुछ लीडरों से हमारी बात हुई है। अगरचे ऑन कैमरा वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऑफ द कैमरा जरूर ये बता रहे हैं कि सिर्फ चंद दिनों का इंतजार कीजिए। तो खबर की तरदीद ना करना, हम सुबह से खबर चला चुके हैं, तरदीद ना करना यही तस्दीक है। देखिए, मैंने वही तो कहा आपसे कि कुछ सीनियर लीडर से मेरी जाती तौर बात हुई टेलीफोन पर, और हमने कहा कि देखिए मेरे पास यही खबरें हैं, आप ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात करें। तो कुछ लोगों ने हंसा, कुछ लोगों ने यह कहा कि देखिए पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने एक ओपन ग्राउंड छोड़ा, और जो खबर हमने प्ले की सुबह उसकी तस्दीक या तरदीद भी नहीं की। तस्दीक क्यों की? क्योंकि जब वो डिनाइल नहीं करते तो तस्दीक ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो हम जो बता रहे हैं कि प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से कुछ लोग निकल रहे हैं, दो पार्टियों के साथ वो राब्ते में है, लेकिन डिसीजन ईद के बाद छोड़ा गया है, क्योंकि ज़रूर वो देखेंगे कि दिल्ली की पॉलिटिक्स किस तरीके से बढ़ती है, और अगर जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का ऐलान होता है तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ और सियासी चेहरे जो हैं वो उधर इधर होंगे। जो कद्दावर नेता आपको बहुत सारी पार्टियों में नजर आ रहे थे, वो भी दल बदलेंगे, वो भी पार्टियां बदलेंगे, और कोशिश करेंगे वहां पर जाने की जहां पर उन्हें अपना फ्यूचर या अपनी सियासत महफूज। अच्छा, एक आखिर में एक सवाल एक पूछा जा रहा है हमारे देखने वालों की तरफ से कि खबरें हैं कि दिल्ली के अंदर कुछ और लोगों की भी हलचल काफी ज्यादा है, और वो इशारा उन लोगों की तरफ भी कर रहे हैं जो इस वक्त जेल में हैं, शायद इंजीनियर रशीद साहब का नाम लिखे बगैर। तो कह रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले बाहर अगर वो आते हैं तो जम्मू कश्मीर का, पर्टिकुलरली कश्मीर प्रोविंस का पॉलिटिकल नक्शा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा? देखिए, पॉलिटिकल नक्शा मुकम्मल तौर पर तब्दील होगा, मुझे अभी तक वो नज़र नहीं आ रहा है। इनकेस वो बाहर भी आते हैं ज़मानत पे, तो तब भी उनका इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है वो नॉर्थ के अंदर आपको दिखेगा, श्रीनगर के अंदर बड़ा कम दिखेगा। अगर वो अंदर रहकर ही चुनाव लड़ते हैं तो हमारा जो एनालिसिस है और जो पोल बिगल देखते हैं लोग, जो पोल साइट्स को देखते हैं, उनका मानना है कि 5 से 6 असेंबली सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पर कांटे का मुकाबला हो सकता है, और मुकाबला इस तरीके का होगा कि 100 ऊपर या 100 नीचे, इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है अगर पोल प्रोसेस उसी तरीके से चला जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शंस के अंदर चला। कुछ लोगों का ये मानना है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं चूंकि असेंबली वाले मामले में टोटल स्ट्रेटजी चेंज होती है, मकामी आबादी कैंडिडेट के चेहरे को भी देखती है, उसके किरदार को भी देखती है, उसके गुफ्तार को भी देखती है, फिर पार्टी को देखती है। तो यहां पर जो सबके लिए बड़ा चैलेंज इस बार होगा वो ये होगा हर पार्टी के लिए कि वो किस उम्मीदवार को खड़ा कर रही है, अवाम में उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है, नौजवान उसकी बात को कितना फॉलो करते हैं, उसके बाद पार्टी मंशूरों को भी देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर न सिर्फ इंजीनियर अब्दुल रशीद बल्कि अफवाहें और खबरें जो है कुछ और लोग भी जेल बैठे चुनाव लड़ेंगे, तो जरूर कश्मीर घाटी का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होगा। और अगर उसी तरीके का, जिस तरीके से हमने इंजीनियर रशीद वाली कैंपेन देखी, और वो कैंपेन जो थी वो यही थी कि एक जज्बाती कैंपेन था, एक नारा था कि रशीद साहब ने बाहर आना है, और अगर उस तरीके का कैंपेन चला तो बहुत सारे पॉकेट्स में आप देखेंगे कि फेलियर्स होगा बड़ी बड़ी पार्टीज का, रीजनल पार्टीज का। जिस तरीके से उमर के अंदर हमने देखा, जिनको ये पूरा दावा था कि वो मुकम्मल तौर पर जीतेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा कि जब रिजल्ट आए तो मामला कुछ अलग ही था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और जम्मू कश्मीर की ये सारी सियासी सूरत हाल है, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आइंदा 48 घंटों में मुमकिन है कि हो, इस ताल्लुक से आपको अपडेट किया जाता रहेगा आइंदा प्रोग्राम्स में, बुलेटिन्स में। और दूसरी बात ये कि असेंबली इंतखाबात की तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कहा जाता रहा आपके सामने वक्तन फवक्तन रखा है, लेकिन जो मजाज अथॉरिटी है जिसने यहां से हरी झंडी देनी है, हुकूमती सतह पर जो कोशिशें हुई हैं उसको जारी और सारी रखने के बीच सलामती सूरत हाल भी एक अहम तरीन एजेंडा है। इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी, क्योंकि कल जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर दारुल हुकूमत दिल्ली में एक और अहम तरीन इजलास वज़ीर दाखिला की सदारत में होने जा रहा है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। कुछ बड़े फैसले वहां से भी मुतवक्के हैं, और गुफ्तो शनीद का सिलसिला ब्रेक के उस पार जारी रहेगा, प्रोग्राम्स, बुलेटिन। लेकिन इस प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही।